दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सतीश जुमथरा, विवान हॉस्पिटल फॉर सेक्सुअल हेल्थ जयपुर से। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है व्याग्रा 100 मिलीग्राम। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को इस बारे में बड़ी एंग्जाइटी होती है कि ये दवा क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कैसे असर करती है। आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो इसके बारे में बताते हैं, परंतु अधिकतर वीडियो या तो इंग्लिश में है या बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में है, तो आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल होता है। हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना सिंपल आपको बता सकें ताकि आपको समझ में आए कि व्याग्रा आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है, ये कैसे इसको लेना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हम आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आइए चलते हैं, बताते हैं कि व्याग्रा है क्या। व्याग्रा एक दवाई का नाम है जो फाइज़र कंपनी ने 1998 में लॉन्च की थी, यानी FDA की अप्रूवल उसको 1998 में मिली थी। बेसिकली ये दवाई एक लंग्स की प्रॉब्लम के लिए शुरू की गई थी, लेकिन ये तो एक बाई चांस ही पता चला कि इससे जिन लोगों को इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो भी उससे ठीक हो जाती है। और जब ये पता चला तो फिर 1998 के बाद पूरी दुनिया में एक तरह से एक धूम ही मच गई, क्योंकि उस वक्त तक कोई खाने की दवा ऐसी नहीं थी जिससे लोगों के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का उपचार हो सके। लोग उस समय इंजेक्शन थे, इंट्रापिनाइल इंजेक्शन्स थे या और अन्य तरह की जड़ी बूटियां और पता नहीं क्या क्या इलाज थे, लेकिन कोई साइंटिफिक एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी। इसलिए ये पहली बार थी और फिर फाइज़र कंपनी ने इतनी दवाइयां ये बेची है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सो ये तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। बाज़ार में जो आती है ये अनेक नामों से आती है, जिसके अंदर विगोरा भी है और अनेक सारे हैं। आप किसी भी केमिस्ट के पास जाके इसको ले सकते हैं। ये 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बाज़ार में आपको मिलती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आफ्टर ऑल ये आपके शरीर पे काम कैसे करती है। तो उससे पहले हमें इस बारे में समझना होगा कि आपको लिंग में कठोरता कैसे आती है। अगर आप ये समझ लेंगे तो इस दवाई के असर को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लिंग में कठोरता आपको सबसे पहले आती है कि जब आपको आपके ब्रेन को ऐसे स्टिमुलाई मिलते हैं जिसको हम सेक्सुअल स्टिमुलाई कहते हैं। ये विजुअल यानी देखने के हो सकते हैं, सोचने के अंदर से हो सकते हैं, या आपके पुराने विचार आपके हो सकते हैं, ठीक है, या आपका पार्टनर हो सकता है जो आपको टच के स्टिमुलाई दे रहा है। तो किसी भी प्रकार के स्टिमुलाई आपके ब्रेन में मिलते हैं। सबसे पहले आपके ब्रेन में कुछ बदलाव होते हैं और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से फिर आपके पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी में से आपको ऐसे स्टिमुलस नीचे जाते हैं और आपके इस रीजन में यहाँ पे एक इरेक्शन सेंटर होता है। आपका जो सेगमेंट है L2 to L4, इसके अंदर इरेक्शन सेंटर होता है। तो सारा जो कंट्रोल है इरेक्शन का वो इरेक्शन सेंटर करता है। यहाँ से आपको जब इरेक्शन करना हो तो यहीं से फिर आगे की तरफ आपके लिंग में ऐसे संदेश जाते हैं जिससे एक गैस बनती है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। गैस जो बनती है इससे आपकी जो खून की नाड़ियाँ हैं वो डायलेट हो जाती है, खुल जाती हैं, और आपके लिंग में एक्स्ट्रा ब्लड, जो और ज़्यादा ब्लड यानी जितना नॉर्मल रेस्टिंग फेज में जो ब्लड होता है उसका करीब 10 से 12 गुना ब्लड जो है आपके लिंग में प्रवेश कर जाता है, जिससे लिंग का साइज़ बढ़ जाता है। और फिर एक और मैकेनिज़्म के सहारे लिंग में शक्ति भी आ जाती है, यानी कि फुल इरेक्शन आपका हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई कि इन सारी चीज़ों का जो बेसिक है वो है गैस नाइट्रिक ऑक्साइड का पैदा होना, इसकी प्रोडक्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर पैदा नहीं होगा तो आपको इरेक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सब तभी होता है अगर आपके दिमाग में ठीक तरह के स्टिमुलस हों, आपके दिमाग में प्लेजर हो, सेक्स का प्लेजर हो, तभी वो जो संदेश है नीचे जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है और आपको इरेक्शन होती है। तो दो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़रूरी है इसके इफ़ेक्ट को समझने के लिए। अब यदि आप मान लीजिए व्याग्रा लेते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन गई, आपको इरेक्शन हो गया। जब आपका सेक्स हो जाता है फिर क्या होता है,
नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है। और उसको निष्क्रिय करने की जो क्रिया है, यहीं पर PDE5 इनहिबिटर यानी व्याग्रा जो है काम करती है। इसके निष्क्रिय होने से क्या होता है, जो आपकी खून की नाड़ियां हैं वो वापस दोबारा सिकुड़ जाती हैं, एक्स्ट्रा खून जो होता है वापस आपके शरीर में चला जाता है और फिर आपका लिंग जो है पहले वाली अवस्था में आ जाता है। ये बड़ी संक्षेप में सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है कि आपका लिंग में इरेक्शन कैसे होता है। अब नाइट्रिक, ये जो आपका व्याग्रा है क्या करती है, व्याग्रा कैसे काम करती है? देखिए, जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपको डीएक्टिवेट हो रही है, व्याग्रा इस डीएक्टिवेशन को रोक देती है, इसको डीएक्टिवेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है इसकी मात्रा ज़्यादा ही रहती है, ये कम नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन रहता है। अब आप देखिए, आपके दिमाग में प्लेजर की भावना होनी चाहिए, इरेक्शन आपके पॉजिटिव आपको संदेश मिलने चाहिए और साथ में इधर नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बढ़ा हुआ है तो आपको इरेक्शन रहता है। तो ये तो था आपको व्याग्रा या इसकी तरह की दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। तो ये तो थी इस दवाई के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे लेना चाहिए। देखिए, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। आमतौर पर जो प्रिस्क्राइब होता है वो होता है कि आप जो ये प्रक्रिया है, जो इसके 1 घंटा पहले आप दवाई ले लें, 50 मिलीग्राम से शुरू करें और उसके बाद यदि आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिले तो आप 100 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसे खाली पेट लेना चाहिए। खाना खाने के बाद यदि आप इसको लेंगे या शराब पीने के बाद लेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी और इसका असर कम हो जाएगा। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है व्याग्रा के लिए वो ये है कि आपको व्याग्रा लेने के बाद, देखिए व्याग्रा अपने आप से कोई काम नहीं करती। अगर कोई ये सोचे कि मैंने व्याग्रा ले लिया, अब मैं कुछ ना करूं और मेरा सेक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। व्याग्रा काम नहीं करेगी। इसलिए व्याग्रा लेने के बाद आपको ठीक ढंग से फोरप्ले करना होता है। वो क्यों करना होता है? क्योंकि आपके माइंड में यदि प्लेजर वाली फीलिंग्स नहीं होंगी तो वो संदेश नीचे नहीं जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया है, और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं बनेगी। जब बनेगी नहीं तो आपको इरेक्शन कैसे होगा? इसलिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात, जो जैसे मैंने आपको बताया वैसे खाली पेट लेनी है और फोरप्ले ठीक से करना है, तभी ये दवाई आपको काम करती है। तो एक तो ये हुआ, आप 1 घंटा पहले ले सकते हैं। अब सवाल ये, 1 घंटा पहले क्यों, 2 घंटा पहले क्यों नहीं, या 4 घंटा पहले क्यों नहीं? इसका कारण है कि 1 घंटे बाद आपके शरीर के अंदर, जो खून के अंदर, इसकी मात्रा अधिकतम होती है। 1 घंटे के बाद इसकी जो मात्रा है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो आइडियली ऐसा माना जाता है कि इसको लेने के बाद खाली पेट 1 से सवा घंटे के अंदर बाद आपको सेक्स करना चाहिए। केवल एक दवा ऐसी है, टेडेलाफिल जो नाम से आती है। टेडेलाफिल सिर्फ एक ऐसी दवाई है जो आपको खाली पेट लेना ज़रूरी नहीं है, आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फैट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और ये आपको 2 घंटे पहले लेनी होती है। बाकी जितनी भी इस तरह की दवाइयाँ हैं वो आपको 1 घंटे पहले ही लेनी चाहिए। और लेकिन जो फोरप्ले वाला है फैक्टर, ये सबके अंदर लागू होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात कि कैसे लिया जाए वो है, आप लगातार भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस में रिकवरी के लिए डॉक्टर आपको ऐसी दवाइयाँ डेली लेने के लिए, खास करके जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में एडवाइस करता हूँ कि कुछ मात्रा में ये दवाइयाँ आपको लंबे समय तक लगातार लेनी चाहिए, जिससे आपके लिंग में रिकवरी आ जाती है और कुछ समय के बाद इनको बंद किया जा सकता है। फिर अब सवाल उठता है कि क्या ये कोई मैजिकल पिल है, क्या ये कोई चमत्कारिक दवा है, क्या ये जब भी लें तो आपको सेक्स हो ही जाएगा? वेल, इसका आंसर है नो। ये चमत्कारिक दवा नहीं है, ये सब केसेस में इफ़ेक्टिव नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि 100 में से 60 केसेस में ये इफ़ेक्टिव होती है। यदि नहीं हो तो क्या करें? अब सवाल मेरे से कोई पूछेगा कि साहब मैंने दवाई ले ली है मैक्सिमम डोज में, एक बार मैंने दवाई ट्राई की, मेरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो क्या मुझे ये समझना चाहिए कि ये दवाई मेरे ऊपर असर नहीं करेगी? इसका आंसर है नो। ऐसा माना जाए, बाय डेफिनेशन ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम डोज, जैसे सिल्डेनाफिल की 100 मिलीग्राम है, मैक्सिमम डोज को यदि आप सही ढंग से 5 बार तक ट्राई करने पर भी
यदि आप पर असर ना हो तो हम कह सकते हैं कि आपके शरीर पर सिल्डेनाफिल का असर नहीं होगा। अब यदि असर नहीं करे तो फिर क्या करें, वो लोग क्या करें? कोई घबराने की बात नहीं है। सिल्डेनाफिल के अलावा भी ऐसी ही अनेक दवाइयाँ हैं, जैसे टेडेलाफिल है, यूडेनाफिल है, एवेनाफिल है, ऐसी अनेक दवाइयाँ हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है, मैंने खुद भी अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है और थ्योरी के अंदर ये प्रूव भी हो चुका है कि मान लीजिए किसी को सिल्डेनाफिल से इफ़ेक्ट नहीं होता है तो हो सकता है उसको टेडेलाफिल से हो जाए, जिसको उससे नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट दवाई से हो सकता है। कई बार हमें कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ देनी पड़ती है जिससे उसको सही ढंग का रिस्पॉन्स आ जाता है। फिर यदि तब भी मान लीजिए किसी को इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? बड़ा सिंपल है। हो सकता है कि इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने दवा भी ले ली, फोरप्ले भी कर रहा है, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने लिंग की तरफ है कि लिंग खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। एक तरह से अपने लिंग को मॉनिटर कर रहा है कि वो उसमें इतनी कठोरता है, कम है, ज़्यादा है, तो वो उसको ऐसे मॉनिटर करता रहता है। यदि आपका ध्यान लिंग में होगा तो आपको एंग्जाइटी होगी, चिंता रहेगी। तो वही बात है, अगर चिंता रहेगी तो क्या होगा? आपके दिमाग में एंग्जाइटी होगी, जो प्लेजर वाली फीलिंग थी वो हट जाएगी और आपके ऊपर दवाई असर नहीं करेगी और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपका ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस पर इतना जोर देता हूँ कि जब आप ये दवाई लेके सेक्स कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से सेक्स में होना चाहिए और आपके दिमाग में केवल प्लेजर की फीलिंग्स होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि यदि फिर भी मान लीजिए किसी को इसका असर नहीं हो तो वो लोग क्या करें? उसके लिए आपको चिंता या घबराने की बात नहीं है। उसके लिए अन्य और भी साधन हो सकते हैं, जैसे कि हम कई दवाइयाँ उसमें ऐड कर देते हैं, हार्मोन ऐड कर देते हैं। कई बार हमें इंट्रापिनाइल इंजेक्शंस भी देते हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। वो आपको डॉक्टर पहले अपने क्लिनिक में चेक करेगा और देखेगा कितनी डोज आपको ज़रूरत है और आप फिर घर पे ले जाके इंट्रापिनाइल इंजेक्शन ले सकते हैं और सेक्स कर सकते हैं। और वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस भी होता है। और इसके अतिरिक्त कभी कभी लास्ट में पिनाइल प्रोस्थेसिस, यानी आप उसके अंदर इम्प्लांट डाल सकते हैं जिससे आप अपना नॉर्मल सेक्स लाइफ जी सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसके? साइड इफ़ेक्ट के बारे में लोगों में बहुत भ्रम की स्थिति है और कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। तो आम तौर पर ये कहिए कि चाहे कोई भी इस तरह की दवा हो, करीब करीब 100 में से 15 लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हेडेक की होती है। तो यदि किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है तो हम इसको दूसरी दवा दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सिल्डेनाफिल से अगर हेडेक है तो दूसरी दवा लेने से नहीं होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। हेडेक माइनर सिम्टम है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, जैसे सिल्डेनाफिल के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कई बार आपको जो विजन है, जो आप देख रहे हैं, दृष्टि, उसके आसपास में हरा या नीला रंग आपको नज़र आ सकता है। ऐसे केसेस पढ़ने में ज़रूर आते हैं, हालांकि मैंने कभी देखे नहीं है कि कुछ लोगों की इससे दृष्टि में भी, यानी कि उसकी आई साइट में प्रॉब्लम हो जाती है। ये थ्योरेटिकल बात है, मैंने हज़ारों लोगों को ऐसा दिया है लेकिन कभी तक ऐसा देखा नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनको सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये काफ़ी कॉमन है। ये सब तरह की दवाइयों से, ये जो इस तरह की दवाइयां हैं उनसे हो सकता है, जो कि आसानी से ठीक हो सकती है। टेडेलाफिल से ये प्रॉब्लम होती है कि आपको बैकेक, कमर में दर्द हो सकता है या आपको पीठ में दर्द के अलावा पैरों में दर्द हो सकता है। फिर यदि ऐसा है तो आपकी दवाई बदली जा सकती है। तो और दूसरी बात, ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये आपके डोज डिपेंडेंट होते हैं। तो यदि आपकी डोज मात्रा कम है तो आपको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम हैं। यदि आपकी डोज की मात्रा ज़्यादा है तो आपको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये तो बात हुई साइड इफ़ेक्ट की। अब मैंने आपको बताया कि कितना इफ़ेक्टिव है। मैंने आपको बताया 60 to 70% केसेस में इफ़ेक्टिव है। वैसे ज़्यादातर बार अगर आप SOS लेते हैं, यानी कभी कभी जब ज़रूरत पड़ने पर लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम डोज लेनी पड़ती है। और यदि आप डेली टाइप लेते हैं तो डोज़ की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो अंत में मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं उनको हम कहते हैं PDE5 इनहिबिटर्स। ये इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन छिपा हुआ है।
तो ये जो सारी दवाइयाँ हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, सेफ़ दवाइयाँ हैं। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो माइनर होते हैं, कोई चिंताजनक बात नहीं होती। यहाँ तक कि जिन लोगों को ये दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जो यदि कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया है, उसके अंदर मान लीजिए कोई एरिथमिया है या हार्ट फेलियर है, तो वो डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई ना ले। या कोई एक दवाई की कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रेट्स, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम में भी दी जाती है और कभी कभी एंजाइना में दी जाती है और कभी हाई ब्लड प्रेशर में भी इसको दिया जा सकता है। तो जो लोग नाइट्रेट्स ले रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल वर्जित है, इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेने से उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी गिर सकता है। तो यही सावधानी आप रखें, तो इससे आपको पता चलता है कि आपको अपने आप केमिस्ट के पास जाकर अपने आप से दवाई ये नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये सब बातें थी आपको व्याग्रा के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको व्याग्रा के बारे में बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी और ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू।